इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हिस्ट्री में जाएं तो उसकी जेनेसिस किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बारो करके हुई। अगर बात हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करें और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो हमको ये पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ब्रिटिश एक्ट और लॉ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है, जिससे आज का हमारा मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि हमारा इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज एक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जेनेसिस ब्रिटिश लॉ और एक्ट में मिलती हैं, जो कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में रूल कर रही थी तो उसने डिफरेंट टाइप्स के रूल्स एक्ट्स बनाए, जिससे बाद में चल के एक आइडिया लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत आवश्यक है, लिटिल हिस्ट्री, कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने अपना एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो अगर उनके आने की बात कही जाए तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई और उसको 16 इयर्स के एक्सक्लूसिव ट्रेड का राइट वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ ने दिया। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये होता है कि no one other than East India Company were allowed to trade over India। अब ये राइट लेकर वो इंडिया में आए और यहाँ पे ऐसे ट्रेडर आए। लगभग अगर 1757 तक की बात करें तो उनका एक जो नेचर था वो एज ए ट्रेडर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के एक इन्वायरमेंट को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के राजाओं को देखा और यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनको देखा। तो उन्हें लगा कि हम एक ट्रेडर से एक रूलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल्स और बहुत तरह के बहुत डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हुए और धीरे धीरे अपना एम्पायर इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ के रेफरेंस में अगर बात करें तो टर्निंग पॉइंट 1765 में आया। 1765 में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 प्रोविंस थे जिनकी दीवानी उसको मिल गई। अब दीवानी का मतलब होता है
कि रेवेन्यू और सिविल राइट, किसी भी रूलर के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर उसके पास पैसा है और सिविल राइट्स हैं या सिविल जुरिडिक्शन है तो वो आसानी से एक टेरिटरी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये तो बात रही हिस्ट्री की, लेकिन अगर पॉलिटी की बात की जाए तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1773 से स्टार्ट होता है, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी होने के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में भी उभरी। अब बात करते हैं कि उनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था और उनका कैसा सिस्टम था। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये 2 पार्ट्स में कौन कौन से हैं? तो जो पहला पार्ट है वो आपका कहलाता है कंपनी रूल। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका कहलाता है क्राउन रूल। अब अगर कंपनी रूल की बात करें तो क्यों कंपनी रूल कहलाता है? तो अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें, टाइम की बात करें, तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला। क्यों इसको कंपनी रूल कहा गया? क्योंकि इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे वो इंडियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी। यानी कि इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज administrator of India's territories. That's why the rule of British government by East India Company between 1773 to 1858 called company rule. अब बात आती है क्राउन रूल की। तो क्राउन रूल की अगर टाइम की बात करें तो ये 1858 से 1947 तक चला। यानी 15 अगस्त 1947 जब हमको फ्रीडम मिली तब तक ये क्राउन रूल चलता रहा। तो इसको क्राउन रूल क्यों कहा गया? तो 1857 की जो सिपाही म्यूटनी हुई थी, जिसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, उसको देखते हुए क्राउन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने सोचा कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं उसके, वो सही नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम तक रूल करना है इंडिया में तो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट को ख़त्म करना होगा और डायरेक्टली ब्रिटेन से इंडिया को गवर्न करना होगा। तो 1858 में जो एक लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट बचा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को का, उसको ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नेंस की जो कमान थी वो अपने हाथ में ले ली और डायरेक्टली अब इंडिया कहाँ से गवर्न होने लगा? ब्रिटेन से गवर्न होने लगा। इसीलिए इस टाइम पीरियड के रूल रेगुलेशन और एक्ट को क्राउन रूल कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्राउन रूल कहते हैं। ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब जो है एक एक करके कंपनी रूल और क्राउन रूल को हम डिस्क्रिप्टिव डीपली जो है देखेंगे
कि कंपनी रूल में कौन कौन से लॉज एक्ट बने और उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर्स रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल से। तो कंपनी रूल में जो पहला एक्ट आया उसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट (1773). अब ये एक्ट, इसका क्या स्पेसिफिकेशन था, क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया? क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट एक्ट था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल अफेयर्स थे इंडिया में, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश की। सो वी कैन से दिस वाज first step taken by British government to regulate and control East India Company's affairs in Indian territories। तो बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। दूसरी बात क्या हुई कि इट वॉज आल्सो फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। क्यों किया गया इसको हम देखते हैं। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और तो अब बात आती है कि कौन पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग was first governor general of Bengal in India। अब दूसरी जो बात आती है कि 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल कहते हैं, जिसमें 4 मेंबर होते थे जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे। फॉर द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नर जनरल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 द प्रोविजन वाज एट द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब तो ये फीचर्स रहे। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट रही, वो ये रही कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनको
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इसके पहले तीनों प्रोविंस या तो तीनों जो प्रेसिडेंसी थी वो जो है क्या थी, फ्री थी। तीनों प्रेसिडेंसी कौन, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो एक और ये मेजर प्रोविज़न था जो कि एक फीचर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब बात करते हैं कि आगे और कौन सा फीचर्स है इसका। Another feature was provision of establishment of Supreme Court in Calcutta. अब प्रोविज़न तो 1773 में हुआ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुआ। दूसरा क्या, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रोविज़न था या सबसे बड़ा फीचर्स इस रेगुलेटिंग एक्ट का कहें तो ये था कि सर्वेंट वर प्रोहिबिटेड to engage in private trade, take bribe or gift from natives। तो दूसरा मेजर जो प्रोविज़न बनाया गया वो ये बनाया गया कि जो सर्वेंट थे कंपनी में जो वर्क कर रहे थे वो दे कैन नॉट इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते। सेकंड, दे कैन नॉट टेक ब्राइब और गिफ्ट फ्रॉम नेटिव्स। नेटिव मीन्स इंडियंस, वो इंडियंस से ब्राइब या गिफ्ट नहीं ले सकते थे। एज वेल एज दे कैन नॉट इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड। दिस वॉज मेजर another major provision in regulating act of 1773। and last which was most important provision जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ थी कमर्शियल या पॉलिटिकल उसको स्ट्रांगली कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जब इस्टेब्लिश किया गया तो इनको ये कहा गया कि आप जो है सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू की रिपोर्ट आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेजेंट करेंगे और उसके बिहाफ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती थी। तो प्रोविज़न जो दिया गया टू रिपोर्ट सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू रिपोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज़। तो ये रहा आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब
इसके बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्ट आया वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी? पिट्स इंडिया एक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि इट इस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, establish system of double government। ये तो पहली विशेषता थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी विशेषता थी कि जो कंपनी के टेरिटरी थी, कंपनी की टेरिटरी जो ऑक्युपाइड किया था उसने इंडिया में, दैट वाज फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया। कि वो टेरिटरी किसके पोजेसन में है, किसके अधिकार में है? ब्रिटिश के अधिकार में है। ये तो इसका एक ओवरव्यू था, ओवरऑल क्या इसका फीचर्स था। तो अगर इसके प्रोविजंस की बात करें तो पहला जो प्रोविज़न किया गया कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया, यानी अलग अलग किया गया। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। अब अगर ये चीज़ बनाई गई तो इसके लिए कुछ संस्था बनाई जाएगी जो इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी और देखेगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी। और एक नई संस्था बनाई गई जिसको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यहाँ पे कोर्ट ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहें, बात एक ही है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई संस्था बनाई गई या नया एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाई गई जिसको कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स के मैनेजमेंट के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई।
So we can say court of directors was given responsibility to manage commercial affairs of company, and board of control take over political affairs of country. इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डबल गवर्नमेंट बना दी गई। इसीलिए हमने पहले बताया कि इट इस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कौन कौन से डबल गवर्नमेंट हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए। दूसरा एक गवर्नर जनरल था, उसकी काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव। तो डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसीडर, अगर क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर स्टेटमेंट अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, it established system of double government. Next, Governor of Bengal become Governor General of गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए, फर्स्ट इज राइट, बी सेकेंड इज राइट, सी बोथ राइट, we can say correct. First is correct, second is correct, and both are correct. और फोर्थ ऑप्शन देगा none of these, none of above। तो इसमें से अब आप देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ने के बाद देखेंगे कि इट इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये तो था है उसमें प्रोविज़न। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दिस इज एंड दिस प्रोविज़न वाज रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो वी कैन ईजिली कंप्रीहेंड एंड गिव आंसर दैट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोविज़न से रिलेटेड आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके जो कंसेप्ट हैं, जो प्रोविज़न, जो फीचर्स हैं, उस पर आपका विशेष क्वेश्चन होना चाहिए। आपका विशेष जो है कंसंट्रेशन इसके फीचर्स पे होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट एक्ट आया उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कहते हैं। अब इसका क्या फीचर्स रहा भाई? तो इसका अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फाइनली इसने क्या किया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ?
जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, यानी कि अब वो पूरे इंडियन टेरिटरी के, होल इन इंडियन टेरिटरी के जो भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के पोजेसन में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजेसन में थी, उसका उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब इस देख सकते हैं कि फाइनली क्या किया गया कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दी गई, जो कि किस में वेस्टेड थी, किस में आधारित थी, गवर्नर जनरल में आधारित थी, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले थे और बाद में अब इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो बात आती है कि भाई जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो अगर हम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और दूसरा इसका फीचर्स क्या था, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 कि जो मिलिट्री और सिविल राइट जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चला गया कि अब मिलिट्री और सिविल राइट किसको मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहले किसके पास होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास होता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ये अथॉरिटी वेस्टेड हो गई। अब दूसरा जो मेजर फीचर चेंज किया गया वो ये किया गया कि जो मद्रास और बॉम्बे गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर थी वो डेप्रिव कर दी गई और वो किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। डेप्रिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर, और वो किस में चली गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे, वो बॉम्बे और मद्रास गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चली गई। अब दूसरी बात क्या हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव rather than commercial. So it was another major provision of Charter Act of 1833 that East India Company become pure administrative body rather commercial body. अब एक और फीचर्स की बात करते हैं, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि
इसमें एक और प्रोविज़न ये जोड़ा गया या एक अटेम्प्ट किया गया, ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज। अब ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज मतलब कि जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता था वो पहले सिर्फ अंग्रेज़ों का होता था, इंडियन को नहीं लिया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न, एक अटेम्प्ट किया गया कि सिविल सर्विसेज जो है वो सभी के लिए, इंडियन के लिए भी ओपन कर दिया जाए। लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है इसको अपोज कर दिया और ये फाइनली ये प्रोविज़न लॉज में कन्वर्ट नहीं हो पाया और इसके द्वारा जो है इंडियंस को सिविल सर्विसेज में मौका नहीं मिल पाया। लेकिन एक ये अटैम्प्ट था। कभी कभी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन ओपन फॉर इंडियंस इन विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसमें दो ऑप्शन दे दे, अगर 1833 और 1853, जो कि 1853 में हुआ था, तो उसमें कभी कभी हो जाता है कि लोग 1833 को लगा देते हैं ऑप्शन में। लेकिन वो ये सिर्फ एक अटैम्प्ट था, ट्राई किया गया था, लेकिन ये ट्रू नहीं हो पाया। तो जब भी पूछा जाए तो आप 1833 को ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। और एक बात इसमें थी कि इसके पहले जो भी रूल बनते थे, लॉज बनते थे, वो रेगुलेशन कहलाते थे। अब जो लॉज बने वो एक्ट कहलाए। लेकिन बिफोर क्या होते थे? बिफोर किसके? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के क्या कहलाते थे? रेगुलेशन कहलाते थे। तो एक ये भी है, मेजर चेंज किया गया, प्रोविज़न किया गया। अब बात करते हैं कंपनी के लास्ट रूल के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसकी क्या विशेषता थी? पहली विशेषता थी कि ये दिस वाज लास्ट चार्टर एक्ट। इसके बाद जो भी एक्ट आए वो काउंसिल एक्ट कहलाए, चार्टर एक्ट नहीं कहलाए। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो सबसे लास्ट चार्टर एक्ट था। दूसरी बात क्या की गया, मेजर चेंज या प्रोविज़न किया गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके? गवर्नर जनरल के काउंसिल के। उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को के काउंसिल को क्या नाम दिया गया? बिकम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या है? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा गया? मिनी पार्लियामेंट।
मिनी पार्लियामेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही इंडिया में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि मिनी पार्लियामेंट किसे कहते थे, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट कहते थे। अब इसके बाद जो दूसरा चेंज इसमें किया गया वो ये किया गया कि जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट का होता था उसके लिए ओपन कंपटीशन किया गया। यानी कि इंडियंस को भी अब अलाउ कर दिया गया कि वो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयमेंट या किसी भी पोस्ट पे के लिए उनको एलिजिबल कर दिया गया। तो ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर इंडियन के लिए भी जो है सिविल सर्विसेज के कंपटीशन रिक्रूटमेंट और सर्विस के लिए सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कर दिया गया। अब इंडियन भी सिविल सर्वेंट बन सकते थे। अब बात आती है कि सिविल सर्विसेज की स्थापना किसने की भाई? तो सिविल सर्विसेज की अगर फाउंडर की बात की जाए तो उसका फाउंडर जो था वो वारेन हेस्टिंग था, लेकिन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मेजर चेंजेस किए थे, उसमें रिफॉर्म्स लाए थे सिविल सर्विसेज में, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, लेकिन फाउंडर वारेन हेस्टिंग थे। अब जो है ओपन कंपटीशन तो सिविल सर्विसेज के लिए किया गया, तो उसके लिए क्या की गई? एक कमेटी बनाई गई जिसको मैकाले कमेटी कहते हैं। वो 1854 में बनाई गई, जिसका काम क्या था? सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने के लिए, या कैसे सिविल सर्विसेज को और भी ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और उसके सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो मैकाले कमेटी बनाई गई 1854 फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। ज़्यादातर इस जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब दूसरी बात क्या हुई? सबसे मेन कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नर के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आईएलसी मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। लोकल रिप्रेजेंटेशन was first time introduced in Charter Act of 1853। अब ये लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था कि जो 6 मेंबर की एक को न्यू मेंबर को ऐड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के, उसके जो 4 मेंबर होते थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से सिलेक्ट किए जाते थे। तो ये लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चूज़ किए जाते थे मेंबर।
अब बात आती है कि ये प्रोविंस और प्रेसिडेंसी क्या होती है। तो प्रोविंस वो एरियाज़ होते थे जिनको इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी जो है इनडायरेक्टली रूल करती थी, किसी के एक इंडियन नेटिव को, किंग को वहाँ का राजा बना देती थी, गवर्नर बना देती थी और उसको रूल करती थी, इनडायरेक्टली प्रोविंस को रूल करती थी। और प्रेसिडेंसीज जो होती थी वो डायरेक्टली एरिया दोज हु डायरेक्टली कम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंसी और प्रोविंस में ये अंतर, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट या लोकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन के मेंबर को रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलने लगा। अब दूसरी बात ये हुई कि जो कंपनी का रूल था उसको एक्सटेंड किया गया इसके माध्यम से, लेकिन उसके एक्सटेंशन को कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि कितने ईयर के लिए कंपनी जो है अब रूल कर पाएगी। यानी कि कंपनी का जो रूल था वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था, जो कि बाद में चल के जब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे तो क्राउन रूल में पता चलेगा कि 1858 में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ख़त्म कर दिया।